आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि अतीक अहमद की हत्या करने वाले 18, 22 और 23 साल के लड़के मामूली से अपराधी थे। अपराध की दुनिया में आप इन्हें ट्रेनी अपराधी कहेंगे, जिनकी ट्रेनिंग भी अभी ठीक से पूरी नहीं हुई होगी। उनकी जेब में मुश्किल से 200 रुपए भी नहीं होते थे। ऐसे मामूली अपराधी के पास 5 लाख रुपए की विदेशी पिस्टल कहां से आई और एक 18 साल के लड़के के मन में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अतीक अहमद जैसे बड़े अपराधी की हत्या करने के बारे में सोच भी सके। इसका मतलब यह है कि इन तीनों लड़कों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था और ये सिर्फ मोहरे थे, मास्टरमाइंड कोई और था। और यह मास्टरमाइंड वही हो सकता है जिसके सारे राज अतीक अहमद को पता थे। और आज यहां सवाल यूपी पुलिस को लेकर भी है। पहला सवाल तो यही है कि पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या आखिर हो कैसे गई। इतनी आसानी से पुलिस, जिस पर इतनी सुरक्षा पर इतना पैसा खर्च कर रही है, जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है, उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही। जिन 3 हमलावरों ने अतीक अहमद की हत्या की, उनके पास ये विदेशी हथियार कहां से आए, जबकि इन तीनों अपराधियों की पृष्ठभूमि ऐसी है कि इनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो 5 लाख की रिवॉल्वर कहां से आ गई। एक बड़ा सवाल यह भी है कि यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के दौरान एक भी गोली क्यों नहीं चलाई। और जब ये तीनों हमलावर साबरमती से ही अतीक अहमद का पीछा कर रहे थे, तो पुलिस को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला, जबकि हर राज्य की पुलिस के पास अपना एक खुफिया विभाग होता है, इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट होता है, सीआईडी होती है, लेकिन फिर भी पुलिस को इन हमलावरों के बारे में पता नहीं चला। आप खुद सोचिए, जब पुलिस को यह पता चल सकता है कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद झांसी में अतीक अहमद को छुड़ाने की योजना बना रहा है और उसके काफिले पर हमला करने की योजना बना रहा है, तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। यहां तो उसके पास इंटेलिजेंस आ जाती है, लेकिन पुलिस इन मामूली से हमलावरों के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब यूपी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, तो उसने जांच के लिए इनकी कस्टडी उस समय नहीं मांगी, बाद में मांगी है। और इन हमलावरों को सीधे जेल में उन्होंने क्यों जाने दिया। क्या यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर इसलिए गुस्से में थी क्योंकि अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के ही 2 पुलिसकर्मियों की भी हत्या कर दी थी? क्या इसी बात का गुस्सा यूपी पुलिस को था? और आज अगर आप ये बात भी सोचिए, अगर ये तीनों हमलावर अतीक अहमद को मारकर बड़ा नाम कमाना चाहते थे, तो इन लोगों ने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए? और क्या ये नारे लगाने के पीछे कोई साजिश या कोई जानबूझकर इन लोगों को ऐसा करने के लिए कह रहा था? और अगर ऐसा है, तो फिर वो मास्टरमाइंड कौन है जिसने इन मोहरों से अतीक अहमद को मरवा दिया? कोई भी हो सकता है, ये गैंगवार भी हो सकता है, और ये कोई नेता भी हो सकता है, कोई पार्टी भी हो सकती है, ये आईएसआई भी हो सकता है, लश्कर तैयबा भी हो सकता है, वो नेता भी हो सकते हैं जिनके सारे राज अतीक अहमद को पता थे। और आज आपको अतीक अहमद की हत्या करने वाले 18 साल के अरुण कुमार मौर्य के दादा का एक बयान सुनना चाहिए, जो कह रहे हैं कि अरुण के पास तो जेब में 200 रुपए भी नहीं होते थे, फिर उसके पास 5 लाख रुपए की यह पिस्टल आई कहां से। दादाजी ये बताइए कि उसके पास से 5-5 लाख रुपए की पिस्टल बरामद हुई है, क्या लगता है कितने पैसे थे उस पे लाने की? पैसे पे उसको अपने कमरे मेरे से तक मांगता था, कहूँ जाता था तो 100-200 रुपया के दादा दे दो, 200 रुपया चाहिए। तो आप मानते हो ये किसी ने दिलवाई है या कोई साजिश है इसके पीछे? हाँ, किसी ने दिलवाई होगी, किसी से पैसे से मिला तभी तो। हम आपको ये भी कहते आ रहे थे कि ये भी एक विडंबना है कि जिस अतीक अहमद को राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती रहीं, उसी अतीक अहमद ने सबसे ज्यादा अपराध मुसलमानों के खिलाफ ही किए। क्योंकि ये जो अपराधी होते हैं, हमेशा याद रखिए, इनकी ना तो कोई जाति होती है ना धर्म होता है। जाति और धर्म से इन्हें जोड़ना गलत बात है। ये सिर्फ अपराधी होते हैं, इनका एक ही काम होता है पैसा कमाना। और अतीक अहमद ने वर्ष 1989 में जिस चांद बाबा की हत्या की थी, वो भी एक मुसलमान था, और चांद बाबा की हत्या करके ही वो बड़ा माफिया बना था। उस समय चांद बाबा सबसे बड़ा माफिया था, उसकी हत्या करके ये नया डॉन बना था। चांद बाबा भी मुसलमान था। इसी तरह उसने वर्ष 2001 में नस्सन नाम के जिस पार्षद को जान से मारा, वो भी मुसलमान था। 2004 में अतीक अहमद ने जिस बीजेपी नेता की हत्या करवाई, वो भी मुसलमान था, उसका नाम अशरफ था। अतीक अहमद ने जिन परिवारों की जमीनों पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जे किए, वो तमाम पीड़ित परिवार मुस्लिम समुदाय से ही थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज उसी अतीक अहमद की हत्या को धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उसने सबसे ज्यादा जुल्म मुस्लिम परिवारों पर ही किए थे। अब इस बात की कल्पना कीजिए कि अतीक अहमद ने जिस दिन अपना पहला मर्डर किया था,
अगर उसी दिन इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हो गई होती ईमानदारी से, सख्ती से, और हमारी अदालतों ने उसे पहली हत्या के जुर्म में ही दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा दे दी होती, तो क्या ये अतीक अहमद कभी इधर इतना बड़ा माफिया बनता? तब शायद अतीक अहमद माफिया बन ही नहीं पाता। लेकिन हमारे देश में ऐसा हुआ नहीं। वर्ष 1979 में जब अतीक अहमद 17 साल का था, सोचिए 17 साल का, तब उसने पहला मर्डर किया था। दुख की बात यह है कि उस समय इस मामले में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसके बाद वो एक एक करके न जाने कितनी हत्याएं और अपराध करता चला गया और हर बार कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिससे उसे ये गलतफहमी हो गई कि वो कानून से भी ऊपर है। और इस गलतफहमी को हमारे देश के ही उन नेताओं ने अपना समर्थन दिया जो अतीक अहमद का इस्तेमाल करके मुस्लिम वोट बैंक हासिल करना चाहते थे, अतीक अहमद का पैसा लेना चाहते थे, अतीक अहमद के जो गैंग हैं उनकी सेवाएं लेना चाहते थे और उसके जरिए वोट पाना चाहते थे। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा अपराधी था जिस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, लेकिन अलग अलग सरकारों ने उस पर लगे इस गैंगस्टर एक्ट के मामले को वापस ले लिया। आज ये बात भी बताने का दिन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 बार, मायावती की सरकार में 1 बार और वर्ष 2001 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गठबंधन सरकार थी तब भी अतीक अहमद को गैंगस्टर एक्ट से मुक्त किया गया था। और हैरानी की बात यह है कि अतीक अहमद से सिर्फ जज नहीं डरते थे बल्कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से उसकी जेब में थी। और पुलिस के जिस अफसर ने राजू पाल हत्याकांड की जांच की थी उसे अतीक अहमद के लोगों ने जान से मारने की धमकियां दी, उसे पाकिस्तान के नंबरों से धमकियों भरे कॉल्स आते थे। और इस पुलिसकर्मी का नाम है नारायण सिंह जो अब रिटायर हो चुके हैं और उनका बयान भी आज आपको सुनना चाहिए और फिर यह अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर अदालतों में अतीक अहमद के न्याय का इंतजार हम करते तो क्या कभी इन मासूमों को न्याय मिलता? देखिए, वो डायरेक्ट तो हमको सीधे धमकी तो नहीं दिए, लेकिन उनके जो गुर्गे लोग होते थे वो लोग प्रलोभन भी देते थे, कहते थे कि क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो, क्या फायदा सांसद जी से उलझने से, जैसे सब लोग अब तक करते रहे वैसे तुम भी बेचना करो। कभी कभी गुमनाम जो पाकिस्तान के 12 डिजिट का फोन होता है उससे धमकी भरे फोन भी आते थे कि बड़का आईओ मत बनो, नौकरी करो अपनी, जो है काट देते थे फोन। फिर जब जानने लगे कि ये बाहर का फोन है तो वो उठाते भी नहीं थे और प्रलोभन भी दिए गए। 50 लाख का ऑफर था कि उनके गुर्गे लोग हमदर्दी में कहते थे कि ले दे लो, अब जहाँ का तहाँ भिजवा दें हैं और खाना पूर्ति करके बेचना खत्म कर दो। तो पुलिस अफसरों को कहा जाता था कि पैसा ले लो, जहां बढ़िया ट्रांसफर पोस्टिंग लेनी है वो भी ले लो, वो भी हम करा देंगे क्योंकि पूरा प्रशासन और पुलिस व्यवस्था हमारी जेब में है और अगर पैसा नहीं लोगे तो मार दिए जाओगे। गैंगस्टर एक्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, अब आज मैं वो पूरा कागज लेकर आया हूं। देखिए, 15/6/2004 को समाजवादी पार्टी ने 7/6/2004 को समाजवादी पार्टी ने गैंगस्टर एक्ट वापस लिया। इसके बाद बीएसपी की सरकार ने 3/6/2003 को ये शासन ये वापस लिया। उसके बाद 11/6/2001 को बीजेपी की सरकार ने गैंगस्टर एक्ट वापस लिया और फिर 13/9/2001 को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 7/6/2004 को माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गैंगस्टर एक्ट वापस लिया है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने गैंगस्टर एक्ट वापस लिया, बीएसपी की सरकार ने वापस लिया और बीजेपी की सरकार ने भी वापस लिया है। इसलिए इस हमाम में सब नंगे हैं।